Hello everyone, welcome to Engineers Career Group चंडीगढ़, a premier institute for GATE and ESE प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेजरली डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हो, टारगेट सिविल इंजीनियरिंग गेट 2025। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे गेट 2025 को सिविल इंजीनियरिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आज उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको मैक्सिमम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गेट के रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग में वो सारी की सारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपका फर्स्ट होगा सिलेबस, उसके बाद होंगे आपके मार्क्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और थर्ड होगा आपका पीएसयू या जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, जैसे एमटेक करना चाहते हो, पीएसयू को टारगेट करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर हम आगे बात करेंगे, या आपका गेट के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी बच्चे आप सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, गेट तो मोस्टली बच्चों ने नाम सुना होगा, आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो, तो सिविल इंजीनियरिंग में गेट के लिए क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। जैसे आप 3 साल इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, बट गेट में क्या है, कुछ चीजें स्पेसिफिक हो जाती है। तो थोड़ा पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, गेट की सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, गेट का सिलेबस। ठीक है, तो जब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो अक्सर बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर कुछ टॉपिक जो है कम इंपॉर्टेंस का है, कुछ टॉपिक जो है सर ज्यादा इंपॉर्टेंस का है। तो मैं आज उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले जो सिलेबस में आपका होता है क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या होता है आपका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे ज्यादातर अक्सर इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस समझना है या स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट समझने हैं तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ये आपका काम बहुत आसान कर देता है, और आसान कर देता है इन द सेंस मतलब स्ट्रक्चर का आपको एक डीप और बेसिक आइडिया दे देता है। दूसरा जो आपका बेसिक सब्जेक्ट बनता है वो बन जाता है आपका सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जानते हो। सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम लोग जानते हैं किसके, सॉम के भी नाम से जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से। ये मैकेनिकल वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी वो पढ़ते हैं, सिविल वाले बच्चे भी इसको पढ़ते हैं। थर्ड सब्जेक्ट पे आते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है आपका क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, अब इसमें जो है एक और चीज है, एंड हाइड्रोलिक्स भी ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, एंड हाइड्रोलिक्स भी ऐड हो जाता है। समझिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोलिक्स भी देखने को मिलेंगे। वाटर की अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो आपको एक ठीक ठाक वेटेज कैरी कर लेता है 6 to 7 मार्क्स का। हो सकता है किसी पेपर में 5 भी हो जाए, किसी पेपर में 7 भी हो जाए, किसी पेपर में 4 भी हो जाए, उसमें वेरिएशंस होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ले लेता हूं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स, और इसके साथ कंबाइन क्या कर लेते हैं, फाउंडेशन इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जब मैं बात करता हूं पूरे सिविल इंजीनियरिंग की। मैं आपको यहाँ पे इसका मार्क्स भी मेंशन करता हूं, क्यों, क्योंकि बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं सर कि मार्क्स क्या है। क्योंकि देखो, आपके लिए मोटिवेशन क्या होता है, किसी सब्जेक्ट को आप क्यों पढ़ना चाहते हो गेट के लिए, बात पहले उस चीज को समझिए। क्यों, क्योंकि वो आपको मैक्सिमम मार्क्स देके जाएगा। जैसे आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया या सॉइल मैकेनिक्स या फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात कर लो, ये आपको मैक्सिमम मार्क्स देके जाता है गेट में, अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो। तो अगर हम यहाँ मार्क्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 13 to 15 मार्क्स आपको देखने को मिलता है। अब ये अप्रोक्स वेरिएशन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा है कि कभी 12 भी हो जाएगा, कभी 15 भी हो जाएगा, कभी 16 भी हो जाएगा। तो ये वेरिएशन जो है वेरी करता है, दोनों मिला के है। जहां पे आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग तीनों को, या अगर आप दोनों को मिला दो तो आपको वेटेज अप्रोक्स इतना देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप ऊपर देखो, इसकी भी वेटेज की हम अगर अप्रोक्स बात करें तो यहाँ पे इसका वेटेज आपको 4 to 5 मार्क्स का हो जाता है, सॉम का। अगर आप बात करते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तो इसका वेटेज हो जाता है 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, अगर आप एफएम की बात करते हो, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स बोलते हैं, तो 5 to 7 मार्क्स के आसपास आपको वेटेज देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा ये डिफर होता है, जैसे हो सकता है सेट 1 में 5 आ जाए तो सेट 2 में 7 आ सकता है, तो फिर ऊपर जो है इनमें डिफर हो जाता है। जैसे किसी सेट में मैकेनिक्स 2 मार्क का आ सकता है तो किसी सेट में 3 मार्क का आ जाता है। सर 3 मार्क्स का आएगा इन द सेंस एक क्वेश्चन 2 मार्क का और एक क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाएगा, समझे। तो ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको आप सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी आप बोल सकते हो। अगला हम बात करते हैं जो वन ऑफ द फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, अब ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं यहाँ पे भी स्टार मार्क लगा रहा हूं। क्यों, क्योंकि वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है,
थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से भी पता होंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे अगर आपको यूनिट कन्वर्जन भी आता है तो आप गेट के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। अगर आप बात करोगे सर यहाँ पे मार्क्स की, तो ये भी आपका 9 to 10 मार्क्स के बीच में, या 9 to मैं 11 बोल देता हूँ, 9 to 11 मार्क्स के बीच में आपका वेटेज कैरी करता है। 9 to 11 मार्क्स मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। गेट में अप्रोक्सीमेटली 10% का वेटेज देके जा रहा है। गेट होता है 100 मार्क्स का, आपको वेटेज कितने का मिल रहा है? 10%, जो बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। क्योंकि 10 मार्क्स से अगर इसमें से आप 4-5 मार्क्स भी आसानी से ले आओ, आपके रैंक में बहुत डिफरेंस आ जाता है, समझे? और वो रैंक का डिफरेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप गेट की बात करते हो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गेट की। उसके बाद अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं तो ये बेसिकली 3 से 4 पार्ट में गेट में डिवाइड है। कैसे? एक रॉ वाटर इंजीनियरिंग, एक होता है आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एक होता है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और एक है एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। और आप लोग देखिएगा जो अब गेट के पेपर धीरे धीरे पिछले 2-3 साल में हो रहे हैं, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक अच्छा वेटेज बढ़ गया है। पहले इसका वेटेज कम था, बट अब जो है गेट जो है कुछ कुछ नए टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करते जा रहा है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक अच्छा खासा वेटेज जो है बढ़ चुका है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्या? हाईवे इंजीनियरिंग, या इसको मैं पूरा ही कंबाइन कर देता हूं एक सब्जेक्ट के साथ, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें, फिर से मैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है आपका 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है। सर कौन से? एक है आपका यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग, एक है आपका रेलवे इंजीनियरिंग, और अगला है आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट सर क्या क्या है? हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, और हमारा नेक्स्ट है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक है सर। वेटेज की फिर से बात कर लेते हैं। वेटेज फिर से वैरी कर जाता है 8 to 10 मार्क्स के बीच में। 8 to 10 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज वैरी कर जाता है। हो सकता है इससे कभी कभी कम भी हो जाता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैं पहले भी आपको बोला ये अप्रॉक्स वेटेज है। तो 8 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज वैरी कर जाता है। हो सकता है कभी 7 भी हो जाए, कभी हो सकता है 9 भी हो जाए। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो आपको एक क्वेश्चन रेलवे से मिलेगा, एक क्वेश्चन एयरपोर्ट से मिलेगा फिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हाईवे से मिलेंगे। टॉपिक जनरली अगर आप देखोगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन एक अच्छा टॉपिक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक अच्छा टॉपिक है, पेमेंट मटेरियल अच्छा टॉपिक है, और आपका पेमेंट डिजाइन अच्छा टॉपिक है। तो इन टॉपिक से ही इसमें क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि ये सब्जेक्ट तो अक्सर बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। अब जो ये सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा गेट में क्या करता है? मैक्सिमम मार्क कैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? मैक्सिमम मार्क कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर? बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं वो इजी है और उसके मार्क्स आसानी से आएंगे। जैसे पहले आप अगर इन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हो ना, तो ये तो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे के जाएंगे, बट बाकी सब्जेक्ट जो और छोटे बचते हैं वो इजी सब्जेक्ट्स हैं, और वहां से मार्क्स आप आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे सर एग्जांपल के लिए मैं अगला सब्जेक्ट ले लेता हूं, क्या? सर्वेइंग। अगला सब्जेक्ट क्या ले लेता हूं? जो आपका हो जाएगा सर्वेइंग। सर्वेइंग फिर से जिसको जियोमेट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं, और आप लोग देख रहे हो आजकल गेट का एक और नया ब्रांच है जिसको जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। जो आजकल रिमोट सेंसिंग हो गया या जीआईएस हो गया, इनकी बहुत डिमांड बढ़ते जा रही है। तो इस ब्रांच का भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिमांड थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। क्योंकि गेट में जो आप एमटेक के लिए आईआईटीज में जाओगे, जहां पे जियोमेट्रिक्स के ऊपर रिसर्च होते हैं, या जियोमेट्रिक्स के लिए और भी चीजों को क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है, तो वहां पे भी इसका अच्छा स्कोप है। तो सर्वेइंग आप सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हो। तो सिविल में पढ़ते हो तो सर यहाँ पे वेटेज क्या हो जाता है? 4 to 5 मार्क्स। क्या हो जाएगा? या मैं 3 to 5 रख देता हूँ, 3 to 5 मार्क्स। तो वेटेज क्या हो जाएगा आपका? 3 to 5 मार्क्स हो जाएगा। आसान सब्जेक्ट है, 6 से 7 टॉपिक है। इसको अगर आप आराम से पढ़ लेते हो, आपका अच्छा खासा ये यहाँ पे मार्क्स निकाल के दे देगा। एक आध क्वेश्चन कभी कभार यहाँ से डिफिकल्ट पूछ लेता है, नहीं तो 90% केस में आपको क्वेश्चन यहाँ से बहुत ईजी मिलेंगे। आइए सर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका, मैं एक साथ 2 सब्जेक्ट को रखना चाहता हूँ, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, ऐसे तो ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट है जो वाटर रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। ये 2 अलग अलग, हाइड्रोलॉजी आप समझते हो, इरिगेशन आप समझते हो। एक आपको बारिश के बारे में बताता है और एक आपको उस पानी को यूज कैसे करना है इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका बेसिकली वेटेज हो जाता है आपका 5 to 6 मार्क्स। क्या हो जाता है? 5 to 6 मार्क्स के बीच में आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग सिविल के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग इसके बाद मैथ्स और एप्टीट्यूड पे भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद आपका हो जाता है क्या? कंक्रीट स्ट्रक्चर्स।
कंक्रीट स्ट्रक्चर। अब इस सब्जेक्ट को बेसिकली बच्चे क्या सोचते हैं, ये सब्जेक्ट क्या कोई अलग सब्जेक्ट है क्या? नहीं, इसी का एक और नाम है आपका आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी एंड पीएससी इसी को बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? आरसीसी एंड पीएससी बोला जाता है, जिसमें आप पूरे आरसीसी एंड पूरे पीएससी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और उसका आपको डिजाइनिंग कभी नहीं करना होता, आपको बस वो एनालिसिस करवाएगा, क्योंकि डिजाइनिंग जनरली गेट में कभी नहीं आता है, आपसे बस वो क्या करवाएगा? एनालिसिस करवाएगा। ठीक है, तो इसका भी वेटेज आपका अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इजी तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा ऑन द डिफिकल्ट साइड या मीडियम डिफिकल्ट साइड हो जाता है, क्योंकि बच्चों को अक्सर इसमें समझने में दिक्कत आती है। बट मैंने ये दो सब्जेक्ट के नाम इसलिए यहां लिखा था, अगर ये दो आप पढ़ रखे हो तो आपको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्टील स्ट्रक्चर समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कब? जब आपके ये दो सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसलिए ये दो सब्जेक्ट को कभी नहीं छोड़ना है। तो ये दो सब्जेक्ट अगर आपके क्लियर है तो ये और ये बहुत आसान हो जाता है। इसका भी वेटेज आज की डेट में गेट में कितना है सर? 3 to 4 मार्क्स। 3 to 4 मार्क्स, कभी कभार ये चेंज भी हो जाता है। अगला है मेरे पास क्या? स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील स्ट्रक्चर, या जिसको आप डीएसएस भी बोल देते हो, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हो, जिसको हम डीएसएस भी बोल देते हैं। ये भी वन ऑफ द थोड़ा सा ऑन द डिफिकल्ट साइड सब्जेक्ट है, तो बच्चे अक्सर इसको क्या करते हैं? लास्ट में प्रीफर करते हैं। बट हाँ, इसको भी पढ़िएगा, अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी हम सिलेबस में रखते हैं और अच्छा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। कभी कभार क्या होता है, जैसे कनेक्शन है इसमें, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आसानी से अगर सॉल्व हो जाएंगे तो इसकी भी वेटेज अगर आप देखोगे 3 to 4 मार्क्स। और लास्ट में अगर हम बात करें आपसे, तो आपका है कौन सा, जिसको आप बोल देते हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, जिसको हम बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं और सीपीएम एंड पर्ट के नाम से जानते हैं। तो गेट ने इसको कंबाइन कर दिया, सीएमएम मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट के नाम से गेट इसको पढ़ाता है, या एग्जाम में आपका सिलेबस दिखेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट। इसका भी वेटेज अगर आप देखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 2 to 3 मार्क्स देखने को मिलेगा। इसका वेटेज बेसिकली आपको कितना मिल जाएगा? 2 to 3 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको सिविल इंजीनियरिंग के जितने अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में एक रफ आइडिया लग गया होगा कि गेट किन किन सब्जेक्ट से पेपर बनाता है। गेट जो है आपका या आईआईटी जो है किन किन सब्जेक्ट से पेपर बनाता है और ओवरऑल उनके मार्क्स कितने होते हैं। तो ये अगर आप टोटल देखोगे तो इसको मिला के आपका अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स का टेक्निकल बनता है। अगर मैं गेट की पहले अगर आपको मार्क बताऊं तो गेट जो बेसिकली पेपर होता है वो होता है आपका 100 मार्क्स का। इसमें आपका 70 टेक्निकल और 30 आपका मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड। टेक्निकल और 30 आपका क्या हो जाता है? मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड। मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड, ठीक है। ये 30 में जैसे हो जाता है, कभी कभार 28 भी हो जाता है। तो ये मैथ्स और एप्टीट्यूड की बात करें तो जनरली मैथ्स का जो है कॉमन सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए और जैसे बाकी ब्रांचेस के लिए देखोगे तो मैथ्स में कुछ चीजें बस चेंज होती है। जैसे सिविल में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कोई दूसरे ब्रांच में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में दिख जाएगा, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको चेंज दिखेगी। एप्टीट्यूड आपका कॉमन है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आता है जो बेसिक होता है। आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, अगर नॉर्मली आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मोस्टली यहाँ जो 15 मार्क्स है ना, ये 15 मार्क्स आप पूरा का पूरा निकाल सकते हो। अगर अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लो, ये 15 मार्क्स आप आराम से निकाल सकते हो। मैथ्स भी ऐसा है, अगर आप निकालना चाहोगे या अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो ऑन एन एवरेज 8 to 10 मार्क्स आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे जो 30 है उसमें से आप कम से कम 25 मार्क्स को लेने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि टेक्निकल में से 70 में से आप मैक्सिमम 50, अगर अच्छे से आपने तैयारी की है तो 50 to 60 आप जा पाओगे। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है, गेट में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएंगे जो आपसे सॉल्व होने में टाइम लगेगा। सॉल्व आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट उस 3 घंटे में, ये पेपर जो 3 घंटे का होता है, उस 3 घंटे में आपको उतने क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लग जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं मार्क्स की बात करूं, ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को, अगर आप पीएसयू टारगेट कर रहे हो 2025 के लिए, अगर आपका टारगेट क्या है? पीएसयू है, ठीक है। अगर आपका टारगेट जो है क्या है? पीएसयू। अगर आपका टारगेट पीएसयू है तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपको 70 to 80 के बीच में आपके मार्क्स रहने चाहिए ऑन एन एवरेज। देखिए अब फिर से
आप बोल सकते हो कि सर कभी कभार ये चेंज हो जाता है, बिल्कुल ये डिपेंड कर जाएगा पेपर पे, या उस साल पेपर कैसा आया, या उस साल आपके टॉपर कितने का बना है, समझे। तो ये उस पर डिपेंड कर जाएगा। क्यों हो सकता है अगर पेपर टफ आ जाए तो इतने मार्क्स भी नहीं जा सकते, इससे कम पे भी आपको पीएसयू मिल जाएगा, या पीएसयू में वैकेंसी ज्यादा आ गई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है रिजल्ट आने के कुछ समय में वैकेंसी नहीं आती है, बट उसके अगले साल आ जाती है पिछले साल के स्कोर पे। तो वहां पे जब उस स्कोर पे वैकेंसी आ जाती है तो थोड़े कम मार्क्स में भी आपको क्या हो जाएगा, पीएसयू का कॉल आ जाएगा। तो थोड़े कम मार्क्स में भी, जैसे अभी रिसेंट में जितनी वैकेंसीज आई है उसमें आप देखिएगा गेट 2023 का स्कोर लिख रखा है उन्होंने। किसका स्कोर लिख रखा है? गेट 2023 का स्कोर, मतलब जो पिछले साल बच्चे दिए होंगे उसका स्कोर वो मांग रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि इससे कम मार्क्स में भी आपको क्या हो जाएगा, आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, आपको पीएसयूज मिल जाएंगे। दूसरी चीज, बच्चों को अक्सर रहता है सर गेट के बाद एमटेक के लिए क्या करें। तो एमटेक के लिए अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक आईआईटीज होता है, एक एनआईटीज होता है। एमटेक के लिए आपके पास एक आईआईटीज है और एक है एनआईटीज। तो आईआईटीज के लिए अगर हम बात करें तो आईआईटीज में जैसे अगर आप बात करो आईआईटी बॉम्बे हो गया या दिल्ली हो गया, उनकी स्ट्रक्चरल ब्रांच की, तो जो कोर अच्छा ब्रांच है उनका या जो प्रीमियम ब्रांचेस है उसके लिए आपको 60 to 70 तो चाहिए, जहां पे आपको उनका कॉल आ जाएगा 60 to 70 मार्क्स। तो फिर वहां पे जाके आपको एक टेस्ट देना होगा या हो सकता है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाए। तो 60 to 70 तो आपको चाहिए। अच्छे एनआईटीज को टारगेट करने के लिए 55 से लेके 65 मार्क्स के बीच में आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे एनआईटीज को टारगेट करना है जिसमें अच्छे ब्रांचेस को। जैसे अच्छे ब्रांचेस में स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, या आपका जियोटेक हो गया, या आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो उसके लिए कम से कम आपका 55 to 65 के बीच में स्कोर रहना चाहिए। तो जब भी आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में इतना पिक्चर होना चाहिए हमेशा। ये पिक्चर आपको क्या करता है, एग्जाम की तैयारी करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो ये पिक्चर क्या करता है, एग्जाम की तैयारी करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। बेसिकली क्या, सिलेबस, बेसिकली गेट के थ्रू मेरा टारगेट क्या है। क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी भी कोई भी एग्जाम आप क्रैक करने की कोशिश करोगे ना, दो बात के लिए ध्यान रखना, उस एग्जाम में हमें क्या करना है और उस एग्जाम से हमारा क्या होगा। तो उस एग्जाम में हमें क्या करना है, उस एग्जाम में आपको ये करना है, इसको पढ़ना है। उस एग्जाम से हमारा क्या होगा, ये होगा। या तो एमटेक करके अच्छी जगह जॉब लगेगी, या तो आप पीएसयू में जॉब ले सकते हो। आज के डेट में पीएसयू की जॉब बहुत प्रीमियम जॉब्स है, जहां पे आपकी अप्रॉक्स सैलरी 20 लाख पर एनम जाएगी। आप अच्छे से अगर एमटेक करते हो तो वहां पे भी आपके पास स्कोप है, रिसर्च के लिए स्कोप है। आप फॉरेन जाके पीएचडी ट्राई कर सकते हो, इंडिया में आप पीएचडी के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये भी बहुत एक अच्छा स्कोप है। तो इसीलिए दो चीजों का ध्यान रखिएगा, एक तो हमें पढ़ना क्या है, जो आपके सामने यहाँ पे सारा का सारा मैंने सिलेबस में मेंशन कर दिया है कि आपको पढ़ना क्या है, इतनी सारी चीजें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे आपको कि आपको कौन सी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, या आप क्या कर सकते हो, एक एक सब्जेक्ट के बारे में आप सिलेबस देख सकते हो, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक एक सब्जेक्ट को बायफर्केट करके बताऊंगा कि किस टॉपिक पे आपको कितना ध्यान देना है, किस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है। तो पहली चीज है कि मुझे पढ़ना क्या है, और दूसरी चीज है कि इस पढ़ने से मेरा क्या होगा। तो अगर इतने मार्क्स आप लाते हो तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आपकी एक लाइफ बेटर हो सकती है, आपकी एक लाइफ बेटर हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला इस वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई भी तरीके का और डाउट हो तो यहाँ पे आपके पास कमेंट में आपका वेबसाइट की लिंक होगी, आपके टोल फ्री नंबर होंगे, आप वहां से कॉल करके, या आप चाहो तो मुझसे भी आप बात कर सकते हो, या वहां पे कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके हर एक चैप्टर, हर एक सिलेबस के एक एक पॉइंट के बारे में, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा आपको कम पढ़ना चाहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।